चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पर पॉस्को एक्ट के तहत यौन शोषण के आरोपों ने तूल पकड़ लिया है। आशुतोष ब्रह्मचारी के दावों के बीच स्वामी ने सफाई दी है और कांग्रेस सड़कों पर उतर आई है। इसी से जुड़ी आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर लगे यौन शोषण के आरोप धर्म युद्ध से ज्यादा राजनीति का अखाड़ा बन गया है। इस मामले में कांग्रेस यूपी में शहर शहर प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस कार्यकर्ता हाथों में शंकराचार्य के समर्थन वाले पोस्टर के साथ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। इन सब के बीच आशुतोष ब्रह्मचारी ने एक बड़ा दावा किया और कहा कि मेडिकल में नाबालिग बच्चों से यौन शोषण की पुष्टि हुई है। जो सबूत चाहिए थे सामने आ चुके हैं, कैद हो चुके हैं, कैमरों में कैद हो चुके हैं, फाइलों में कैद हो चुके हैं। अब वह नहीं बच पाएगा। वो तरह तरह की बातें बता रहा है। मैं तो सुन रहा था कि वो पुलिस पे भी जांच की वो कर रहा है। अपने ऊपर लगे आरोपों पर अविमुक्तेश्वरानंद ने भी सफाई दी और कहा कि आशुतोष ब्रह्मचारी को पुलिस का समर्थन है। मठ गंगा की तरह पवित्र है। ये मठ आज भी गंगा जी की तरह पवित्र है। यहाँ सुख सुविधा के लिए जिस तरह से कहा जा रहा है उस तरह से कोई संसाधन नहीं है। अब मामला सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि राजनीतिक और धार्मिक विवाद बन चुका है। एक और जांच जारी है तो दूसरी ओर वार पलटवार। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। और वहीं शंकराचार्य विवाद को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि सरकार शंकराचार्य का अपमान कर रही है। पूजनीय शंकराचार्य जी का सम्मान हो, उनके साथ अन्याय न हो, भेदभाव न हो और उनका जो सम्मान है उस सम्मान के तरीके से चीजों को देखा जाए। लेकिन सरकार उनको अपमानित करने में लगी हुई है। सरकार उन्हें अपमानित करने में लगी हुई है। ये सरकार का लोकतांत्रिक व्यवहार नहीं हो सकता। उसका विरोध आम लोग कर रहे हैं। शंकराचार्य का अपमान कोई भी स्वीकार नहीं कर सकता। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ यौन शोषण का आरोप लगाने वाले शिकायतकर्ता आशुतोष ब्रह्मचारी ने प्रयागराज में नया खुलासा किया है। और इस खुलासे पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा है कि जिन बच्चों के जरिए आरोप लगाया गया है वो बच्चे आशुतोष ब्रह्मचारी के शागिर्द हैं। प्रकाश उपाध्याय बताओ, सीवीओ जो इनका अकाउंट का काम देखता है, वह वहां से लाता है बाढ़ पीड़ित इलाकों से सेटिंग करके बच्चों को खरीद के लाता है और यहाँ पर कुकर्म कराता है। और एक अरविंद जो इनका गुरु भाई है। अच्छा, ये बताइए कि इनकी क्या भूमिका थी? दोनों की भूमिका बच्चों के कुकर्म कराने में सहयोग करना और करना। महाराज जी, एक आखिरी सवाल इसमें है सिर्फ कि अब पूरे इस मामले में आगे आपकी क्या रणनीति रहेगी, क्या करेंगे? हम माननीय न्यायपालिका से न्याय की उम्मीद करेंगे। पुलिस से, उत्तर प्रदेश की पुलिस से निवेदन करेंगे कि हमारे भटकों को और हमें सुरक्षा के साथ सारे काम मुकदमा लड़ने का। हमारे अधिवक्ताओं ने हमको सूचित किया है कि पुख्ता सबूत इस बात के उनके पास इकट्ठा हो गए हैं कि ये दोनों बच्चे उन्हीं के साथ लंबे समय से रह रहे हैं। वो कभी भी हमारे साथ नहीं रहे और बहुत सारे एविडेंस इस बात के उनके पास संकलित हो गए हैं कि ये बच्चे उन्हीं के पास लंबे समय से रह रहे थे और उनके शागिर्द के रूप में काम कर रहे थे। इसलिए वो सारे के सारे, चूंकि न्यायालय में मामला लंबित है और कहा जा रहा है कि एक बच्चा माइनर है, इसलिए वो सब फोटो भी हमारे पास आ गए हैं, वो सारे कागजी प्रमाण भी आ गए हैं, वीडियो भी हमारे पास आ गए हैं, वो सारे संकलित हो गए हैं। इनका विवरण कागज में उन्होंने लिख दिया है। लेकिन हम माइनर होने के कारण ना तो वीडियो आपको दिखा सकते हैं अभी। और हरिद्वार की खानपुर सीट से बीजेपी के पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन एक बार फिर से विवादों में घिर गए हैं। एक शादी समारोह में महिला डांसर पर नोट उड़ाते हुए उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद में कांग्रेस नेताओं ने उनके चरित्र पर सवाल उठा दिए, जिसके बाद में चैंपियन ने पलटवार किया है। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो
उत्तराखंड की राजनीति में हरिद्वार के पूर्व बीजेपी विधायक प्रणव सिंह चैंपियन का एक वीडियो वायरल होकर सियासत में हलचल मचाए हुए है। वैसे भी कुंवर प्रणव सिंह विवादों के चैंपियन कहे जाते हैं। अब रुड़की के एक निजी शादी समारोह में महिला डांसर के प्रदर्शन के दौरान उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। वीडियो में चैंपियन डांसर पर नोट उड़ाते, मूंछों पर ताव देते और गाने राणा जी माफ करना पर मगन दिख रहे हैं। वीडियो वायरल होते ही कांग्रेस ने हमला बोला। कांग्रेस नेताओं ने चैंपियन के चरित्र पर उंगली उठाई और कहा है कि ऐसे नेता समाज के लिए शर्मिंदगी हैं। आए हैं सब लोग, शाम को एंजॉय करना चाहते हैं, मेरे से एक पार्टी की अपेक्षा की। अब मुझे दुख इस बात का हो रहा है कि उस समय में उस पार्टी को अरेंज करने में मेरा अच्छा खासा धन भी खर्च हुआ और ऊपर से ये हमारे मित्र जिनके मन को रखने के लिए मैंने ये किया वो तोहमत भी लगा। महेंद्र भट्ट भी उस पार्टी में थे और उनसे ज्यादा बेहतर और कौन गवाह हो सकता है। लोग गल दो इधर तो भैया दूर बटे अगर वो इन्हें तो लोग इन्हें बोले भैया के चक्कर में नहीं पड़ा, ये क्या ये पागलों के चक्कर में क्या पड़ रहा। तो इसलिए माफ करो मुझे, आप पूछोगे मैं जवाब दूंगा, लेकिन उसके सवाल का जवाब मैं नहीं दूंगा। वो जवाब देने योग्य नहीं है। उधर चैंपियन ने आक्रामक सफाई दी है और कहा है कि डांस देखने पर उनके चरित्र पर सवाल उठाने वाले पहले अपने गिरेबान में झांकें। याद करो गोदियाल भाई, जब तुम भी पहली बार के विधायक थे और हम बंबई गए थे कांग्रेस का चुनाव प्रचार करने। मैं निर्दलीय जीत के कांग्रेस में आया था और तुम डांस बार में नवी मुंबई में अपने यहाँ ले गए थे। तुमने बार बालाओं का नाच कराया था अपने ऑफिस के पास, तुम लेके गए थे। हरक सिंह रावत ने डांस किया था बार बालाओं के साथ। हम तो पहलवान है, हमें तो नाचना भी नहीं आता। हम तो धर्मेंद्र की तरह से शो देख रहे थे। और बेशर्मो शर्म करो, कुंवर प्रणव सिंह चरित्रवान आदमी है। वे हरक सिंह रावत की तरह रोया नहीं था विधानसभा में, रिजाइन करना पड़ा था रो धो के विधानसभा में। ये विवाद उत्तराखंड की राजनीति में नया नहीं है। चैंपियन का नाम पहले भी कई बार विवादों में आ चुका है। मगरमच्छों पर गोली से लेकर फायरिंग तक अब ये मामला बीजेपी कांग्रेस के बीच नया सियासी संग्राम का दौर शुरू कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चैंपियन मामले पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बोलने से इनकार कर दिया और चुप्पी साध ली है। हालांकि बीजेपी महामंत्री दीप्ति रावत ने कहा है कि ये पार्टी का मामला नहीं बल्कि ये एक व्यक्तिगत मामला है, क्योंकि चैंपियन पहले कांग्रेस में ही थे। देखिए, मैं ये कहती हूँ कई चीजें ऐसी होती हैं जो कई बार ऐसे होता है कि क्योंकि इसमें कोई पार्टी की बात नहीं है, उनका जो भी वक्तव्य है मुझे लगता है उसको एक पर्सनल वक्तव्य के रूप में लेना चाहिए। और क्योंकि पहले वो वहीं थे तो उनके कई तरीके के संबंध रहे होंगे, लेकिन अब किसी भी चीज को चाहे इस तरफ से हो उस तरफ से हो, मैं आपसे कहूंगी कि अगर हम कीचड़ में पत्थर डालते हैं तो छींटे आते ही हैं अपने पे। और विदेश दौरे से उत्तर प्रदेश को ग्लोबल इन्वेस्टमेंट हब बनाने की कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जापान का दौरा जारी है। टोक्यो में यूपी इन्वेस्टमेंट रोड शो के साथ में बड़ी जापानी कंपनियों से बैठक, निवेश के नए वादे के साथ में सीएम योगी ने पिछली सरकारों को आड़े हाथों लिया है। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ जापान के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। सिंगापुर में सफल रोड शो के बाद अब टोक्यो में यूपी इन्वेस्टमेंट रोड शो का आयोजन किया गया, जहां सीएम योगी ने जापानी उद्योगपतियों को यूपी में निवेश के लिए जोरदार न्योता दिया। सीएम ने कहा कि यूपी में जो भी निवेश करेगा उसका निवेश पूरी तरह सुरक्षित रहेगा। जापान से जुड़ी हुई तमाम कंपनियों ने उत्तर प्रदेश के अंदर अपना निवेश किया है। जिन्होंने भी उत्तर प्रदेश के अंदर अपना निवेश किया है उन्हें उत्तर प्रदेश के एक सुरक्षित माहौल में अपना निवेश भी न केवल सुरक्षित महसूस हुआ है बल्कि उज्जवल भविष्य की एक नई
कामना के साथ वे अपने बिजनेस को उत्तर प्रदेश के अंदर बढ़ाने में रुचि लेते हैं और प्रदेश सरकार का एक सकारात्मक योगदान उन्हें उपलब्ध होता है। टोक्यो में भारतीय समुदाय से बातचीत में सीएम योगी ने पिछली सरकारों पर निशाना साधा। कहा पिछली सरकारें अंधेरे में चलती थीं, डकैती के लिए बिजली नहीं देती थीं। बिजली नहीं आती थी, लोग कहते थे कि पहले बिजली नहीं आती थी। मैंने कभी पहले की सरकारें अंधेरे में रहने की आदी थी, क्योंकि उनके सारे कार्य तो अंधेरे में होते थे। आप मुझे बताओ, क्या उजाले में डकैती पड़ेगी क्या? वहीं जापान में एक ऐसा मौका आया जब सीएम योगी को बरसाना की लठमार होली की याद आ गई। और इस समय संजोग है कि मैं यहां हूं, नहीं तो मुझे मथुरा वृंदावन में आज वहां पे लठमार होली थी बरसाना में। दीपोत्सव यानी रंगोत्सव का कार्यक्रम भी ये हमारी सरकार ने वहां प्रारंभ करवाया और लाखों लोग थे। कल बरसाना में 5 लाख लोग थे और आज नंदगांव में उससे भी ज्यादा भीड़ है। सीएम योगी का यह दौरा यूपी को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। जापानी कंपनियों से बड़े निवेश भी मिले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यूपी में बीएसपी विधायक उमाशंकर सिंह के घर और करीबियों पर इनकम टैक्स की छापेमारी ने सियासी तूल खड़ा कर दिया है। लखनऊ और बलिया में एक साथ कई जगह पर रेड हुई। विधायक की बीमारी के बीच टाइमिंग पर सवाल उठ रहे हैं। मंत्री दिनेश प्रताप सिंह और अखिलेश यादव के बयानों ने मामले को और ज्यादा गर्मा दिया है, इसलिए इस पर सियासत भी बहुत ज्यादा हो रही है। इससे जुड़ी आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। जिससे छापे की कार्रवाई पर सवाल उठने लगे। इस रेड ने राजनीतिक पारा चढ़ा दिया है। प्रदेश सरकार के स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने ही सोशल मीडिया पर पोस्ट कर आईटी की टाइमिंग पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि विधायक की बीमारी के बीच ये कार्रवाई संदिग्ध है। आपको बता दें कि दिनेश प्रताप सिंह और बसपा विधायक उमाशंकर सिंह समधी हैं। कि श्री उमाशंकर जी 2 वर्षों से अपने 4th स्टेज के कैंसर का इलाज करा रहे हैं और अपनी सांसों को बचाने के लिए वो और पूरा परिवार प्रयास कर रहा है। व्यवसाय, काम सब उनका बंद हो गया है। देश के यशस्वी गृह मंत्री जी ने उनके इलाज के लिए मानवीय आधार पे बहुत मदद की है। वहीं अखिलेश यादव ने बीएसपी विधायक पर पड़े छापे पर कहा कि आईटी वालों को नाम कौन बताता है, ये राजनीतिक प्रतिशोध का संकेत हो सकता है। ये आईटी वालों को नाम कौन बताता है? और उनके यहाँ छापा इसलिए पड़ा है कि कुछ लोग जापान गए हुए हैं। अगर वो जापान न गए होते तो शायद छापा न पड़ता, क्योंकि पुलिस पता लग जाती, पुलिस लीक कर देती, जानकारी मिल जाती। तो ये जो जापान चले गए सरकार के लोग, इसलिए छापा पड़ा। सूत्रों का कहना है कि ये रेड आय से अधिक संपत्ति या कर चोरी से जुड़ी हो सकती है। ये छापे की कार्रवाई यूपी की सियासत में नया मोड़ ला सकती है, खासकर विपक्षी दलों के बीच। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और यूपी में मिशन 2027 की सियासी सरगर्मियां अभी से तेज हो गई हैं। सभी राजनीतिक दल चुनाव में जीत हासिल करने के लिए रणनीति बनाने में जुट गए हैं। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गोपनीय तैयारी शुरू कर दी है, जिसके तहत एक खास लिस्ट तैयार की जा रही है, जिसमें पार्टी कार्यकर्ताओं की गतिविधियों का लेखा जोखा बनाया जा रहा है। आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। यूपी में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, सियासी पार्टियां पूरी तैयारी में जुट गई हैं। इसी क्रम में सपा ने भी लेखा जोखा बनाना शुरू कर दिया है। खास रणनीति बना के काम कर रही है, अपने कार्यकर्ताओं पर उनके फीडबैक ले रही है। एसआईआर में जिन लोगों ने अच्छा काम किया है उनको वीआईपी ट्रीटमेंट मिलेगा, और जिनका काम ठीक नहीं है, अगर वो टिकट के दावेदार हैं तो उनको कंसीडर नहीं किया जाएगा। अखिलेश यादव ने तय किया कि जिन लोगों ने एसआईआर में भाग लिया होगा उनको टिकट में प्राथमिकता दी जाएगी।
कि जो जनता के बीच में लोकप्रिय होगा, जनता के बीच में होगा, उसको ही समाजवादी पार्टी टिकट देगी और सर्वे के आधार पर देगी। कुल मिलाकर समाजवादी पार्टी अब चुनाव के मूड में है और जिन लोगों ने ज्यादा मेहनत की है या फिर पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, उन्हीं लोगों को पार्टी टिकट देने में प्राथमिकता तय करेगी। अखिलेश यादव इससे पहले भी कह चुके हैं जो पार्टी कार्यालय की परिक्रमा करता हुआ दिखाई देगा उसको टिकट नहीं दिया जाएगा, बल्कि फील्ड से आने वाले फीडबैक के आधार पर ही 2027 के विधानसभा चुनाव का टिकट फाइनल होगा। कैमरा पर्सन रवि के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ। योगी मॉडल की तारीफ पड़ोसी राज्यों में भी हो रही है। राजस्थान विधानसभा में शून्यकाल के दौरान गैंगस्टर्स की धमकियों का मुद्दा गरमाया। विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने जोरदार तरीके से ये मामला उठाया और यूपी के योगी मॉडल की तारीफ करते हुए मांग कर डाली है। ये मांग क्या है, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। तमाम गैंगस्टर को उठाने के लिए हम सामूहिक रूप से प्रयास करें। अगर एक को ठोकेंगे तो 100 लोगों में खौफ जाएगा। राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही आज शुरू होते ही हंगामेदार हो गई। शून्यकाल में विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने प्रदेश में प्रतिष्ठित लोगों, व्यापारियों और यहां तक कि परचून की दुकान वालों को जेल से इंटरनेट कॉलिंग के जरिए मिल रही धमकियों का मामला उठाया और कहा कि राजस्थान को रक्त रंजित होने से बचाना होगा। इसके लिए यूपी की तर्ज पर गैंगस्टर्स को चुन चुन कर बाहर निकालना होगा। एक को ठोकोगे तो 100 में खौफ पैदा होगा। यूपी के तर्ज पे इन तमाम गैंगस्टर को उठाने के लिए हम सामूहिक रूप से प्रयास करें। अगर एक को ठोकेंगे तो 100 लोगों में खौफ जाएगा। मेरा निवेदन है कि इसके लिए हमें मजबूती से सबको एकजुट होकर काम करना होगा। इस प्रदेश को, राजस्थान प्रदेश को रक्त रंजित राजस्थान होने से बचाना है। मेरा निवेदन है कि इन तमाम क्रिमिनल से जुड़े हुए उन लोगों को बारी बारी से गिन गिन के चुन चुन के बाहर निकालने की जरूरत है। जो इनको संरक्षण देते हैं उनकी प्रॉपर्टी अटैच। इस पर गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने जवाब दिया और कहा कि सरकार लगातार काम कर रही है, लेकिन विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है। हमारी सरकार आने के बाद मैं ये तो नहीं कह सकता कि इन घटनाओं पर 100% अंकुश लग गया हो, लेकिन पिछली सरकार के दौरान जो जंगल राज था, हर दूसरे दिन व्यापारियों को धमकाना और अपहरण की घटनाएं और फायरिंग की घटनाएं होती थी, उन पर अंकुश लगाए। ये मुद्दा दिखता है राजस्थान में संगठित अपराध और गैंगस्टर की धमकियां अब एक बड़ी चुनौती बन गई है, जिसका इलाज सिर्फ योगी मॉडल है। सरकार और विपक्ष दोनों सख्त कार्रवाई की बात कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। 2027 विधानसभा चुनाव के लिए बीएसपी भी पूरी तरीके से तैयार है। पार्टी ने प्रत्याशियों की घोषणा का काम भी शुरू कर दिया है। मायावती ने अपने पुराने फॉर्मूले यानी कि ब्राह्मण और दलित गठजोड़ के साथ में मैदान में उतरने की योजना बनाई है। आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। दो 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए मायावती ने तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए बीएसपी ने पहला टिकट भी दे दिया। जालौन जिले की माधोगढ़ सीट से पार्टी ने आशीष पांडे को प्रत्याशी बनाया है। पार्टी सूत्रों की माने तो होली के बाद कानपुर मंडल की 5 और सीटों पर प्रभारियों की घोषणा करेगी। बीएसपी इस पे खास तौर पे बढ़त बनाने की कोशिश कर रही है। एक सीट पे उन्होंने जालौन की माधोगढ़ पे उन्होंने एक ब्राह्मण प्रत्याशी का अनाउंसमेंट भी कर दिया प्रभारी के तौर पे। आगे भी वो इस तरह का काम करना चाहते हैं। पिछले दिनों अपने नाम को लेकर चर्चा में आई फिल्म घूसखोर पंडित में ब्राह्मण समाज के कथित अपमान को लेकर मायावती ने नाराजगी जताई और इसकी तीखी आलोचना की थी। इस विरोध से भी पार्टी की सियासी रणनीति साफ जाहिर होती है। उधर सपा इस पूरे मामले पर चुप है और 2027 का इंतजार करने की बात कह रही है। वंचितों की, पीड़ितों की आवाज़ अगर कोई उठा रहा है तो वो समाजवादी पार्टी अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी उठा रहे हैं और जनता, पीडीए, ब्राह्मण सब समाजवादी पार्टी की तरफ देख रहा है। वैसे भी बीएसपी के लिए मौजूदा समय करो या मरो का है। बीएसपी का प्लान कितना कामयाब होगा ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
2007 से लेकर 2012 के बीच में उत्तर प्रदेश में चलने वाली बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला ही अपनाया था और शायद यही वजह है कि एक बार फिर से पार्टी दलित, मुस्लिम, ओबीसी के साथ साथ ब्राह्मण चेहरे पर भी दाव लगाना पसंद कर रही है। कैमरा पर्सन रवि के साथ लाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ। पीएम मोदी 2 दिन के इजराइल के दौरे पर हैं। इजरायली संसद में पहुंचे पीएम मोदी का भव्य स्वागत हुआ। इजरायली संसद में मोदी के नारे भी लगे और नमस्ते बोलकर पीएम मोदी का स्वागत हुआ है। No cause can justify the murder of civilians. Nothing can justify terrorism. India has also endured the pain of terrorism for a long time. We remember the 26/11 Mumbai attacks and the innocent lives lost, including Israeli citizens. Like you, we have consistent and uncompromising policy of zero tolerance for terrorism with no double standards.